सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्लास। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी सेकेंड लॉ की, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी था और हमको ये पता चल चुका था कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, सभी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के अंदर टोटल एनर्जी जो होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये हमेशा फर्स्ट लॉ हमें पहले ही बता चुका था। तो फिर हमें सेकेंड लॉ का क्या रिक्वायरमेंट था? तो बेसिकली सेकेंड लॉ का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा? क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि हर जो नेचुरल प्रोसेस होता है या हर एक प्रोसेस का एक सर्टेन डायरेक्शन है जिसमें वो अकर होता है, अपने आप अकर होता है स्पॉन्टेनियसली। हमें उसके अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं करनी पड़ती, या मतलब हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप अकर होता है। जैसे अगर हम पानी को हाइट पे छोड़ दे तो वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, हमें उसके अंदर कुछ बेसिकली क्या करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हैं, खास करके नेचुरल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं वो सब स्पॉन्टेनियसली एक सर्टेन डायरेक्शन में आकर होते हैं। और इन प्रोसेसेस के डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर एक प्रोसेस मेरे पास है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या लिया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इन्वेंशन किया। हम कह सकते हैं कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, दैट सब नेचुरल प्रोसेसेस एक सर्टेन डायरेक्शन में कैरी आउट होते हैं और ये डायरेक्शन उनके लिए बेसिकली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन होता है। ठीक है, और कौन सा डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? ऐसा डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस होगा जिसके अंदर उस पर्टिकुलर सिस्टम की रैंडमनेस या उस पर्टिकुलर सिस्टम की डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर रही हो। ठीक है, हमेशा एक सिस्टम स्पॉन्टेनियसली उस डायरेक्शन को चूज करता है जिस डायरेक्शन के अंदर जाने से उस सिस्टम की डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या आप कह लो उसकी रैंडमनेस बढ़ रही हो। ये जो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस है, इसे हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा एक सिस्टम, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा रैंडम होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आया बात? तो बेसिकली हमारा सिस्टम किस डायरेक्शन में जाता है, अपने आप उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आपके सिस्टम की या आपके केमिकल या फिजिकल प्रोसेस की एंट्रोपी में क्या हो, इंक्रीमेंट हो। ठीक है, एंट्रोपी बढ़े, उसकी डिसऑर्डरनेस बढ़े या उसकी रैंडमनेस बढ़े। ठीक है, तो जब भी कभी हम एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो उस कंडीशन की स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर सिस्टम की एंट्रोपी में या रैंडमनेस में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। और आप डेल्टा एस को क्या लिख पाओगे, चेंज इन एंट्रोपी को क्या लिख पाओगे, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, जो क्यू है वो हम रिवर्सिबल पाथ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस को हम क्या लिख पाएंगे, क्यू रिवर्सिबल बाय टी लिख पाएंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो आइडियल गैसेस हैं उनके लिए अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी चेंजेस अलग अलग हैं। जैसे अगर हम आइडियल गैस को ले रहे हैं तो उस कंडीशन में डेल्टा एस को जनरली हम क्या लिखते हैं, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर योर, ठीक है, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोसेस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। डेल्टा एस को हम क्या लिखते हैं, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, तो T1 by T2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि T1 और T2 दोनों एक ही टेम्परेचर होंगे। तो अगर T2 by T1 1 हो गया या T1 by T2 1 हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाली जो टर्म है NCV ln T2 ये तो 0 हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, NR ln V2 by V1 या NR ln P1 by P2। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में डेल्टा एस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस हो तो डेल्टा एस को क्या लिखा जा सकता है, NCP ln T2 by T1, क्योंकि P1 by P2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर P1 by P2 1 हो गया, प्रेशर चेंज कांस्टेंट है, मतलब आप कह सकते हो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर चेंज 0 है, तो P1 और P2 दोनों सेम ही रहेंगे। तो उस कंडीशन में डेल्टा एस क्या आ जाएगा, NCP ln T2 by T1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V2 by V1 0 हो जाएगा, मतलब V2 by V1 सेम हो जाएगा तो ln 1 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आपका डेल्टा एस क्या आ जाएगा, NCV ln T2 by T1 आ जाएगा। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, Q ही 0 हो जाएगा। और अगर Q 0 हो गया तो उस कंडीशन में डेल्टा एस क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ऐसे जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं।
किसी भी फेज ट्रांजिशन के लिए, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड से गैस, ये सब के अंदर क्या होता है, हम डेल्टा एस को क्या लिखते हैं, क्यू ट्रांजिशन बाई टी। ट्रांजिशन क्या हो गया, आप किस में ट्रांजिशन कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो ये आपका क्या है, ठीक है ना, और लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो आपका वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन है, फ्यूजन है, सब्लिमेशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देते हैं कि अगर भाई हमारा सॉलिड लिक्विड के बीच का ट्रांजिशन है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, क्यू फ्यूजन बाय टी, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है। अगर आप कह रहे हो कि लिक्विड और गैस के बीच का टाइप ट्रांजिशन है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो डेल्टा इसको क्या लिखोगे, क्यू वेपराइजेशन बाय टी। इसी तरीके से अगर आपका सब्लिमेशन है तो क्यू सब्लिमेशन बाय टी लिख सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी आपका एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो डेल्टा एस आपका क्या है, फाइनल एस फाइनल माइनस इनिशियल एस इनिशियल लिख सकते हो, स्टेट फंक्शन है और कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है, रैंडमनेस भी क्या कर रही है, घट रही है। किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर आप उसके सॉलिड फेज में उसकी एंट्रोपी देखोगे तो कम होगी, फिर लिक्विड में थोड़ी ज्यादा और गैस में और भी ज्यादा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या कहा, सॉलिड जो एंट्रोपी है वो बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। अब सॉलिड को अगर हम देखते हैं तो सॉलिड क्या होता है, ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना उसके अंदर मतलब आपका डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। पोजीशंस, पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं पार्टिकल, है ना। तो आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पर्टिकुलर पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, फिक्स्ड पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट अराउंड देयर मीन पोजीशन, छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इट इज वेरी ऑर्डर्ड फॉर्म। तो जहां ऑर्डर है वहां एंट्रोपी कम होगी, तो इसीलिए सॉलिड की एंट्रोपी कम रहती है। लिक्विड थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड हो जाता है, ठीक है। इट हैज नो डेफिनेट शेप बट इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, शेप डेफिनेट नहीं रहती, तो अब थोड़ा सा ऑर्डर कम हो रहा है। गैसेस और ज्यादा, ठीक है, क्योंकि रैंडमली मूव करते हैं, है ना। गैसेस के अंदर ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रैंडम मोशन होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए गैस का एंट्रोपी, एक सब्सटेंस अगर गैसियस फेज में है तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसकी लिक्विड फेज से या फिर उसके सॉलिड फेज से, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ भी बढ़ती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एक गैस के लिए तो उस कंडीशन में गैस का मोशन और रैंडम हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में उसका एंट्रोपी और बढ़ जाएगा। एंट्रोपी मोल्स बढ़ाने से भी बढ़ती है, क्योंकि अगर आप मोल्स बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो अमाउंट से चेंज होती ही है। तो अगर आप मोल्स बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो तो रैंडमनेस और बढ़ रही है, तो इसीलिए एंट्रोपी मोल्स बढ़ाने से भी बढ़ती है, ठीक है। एंट्रोपी आपकी वॉल्यूम से भी बढ़ेगी, अगर आप गैस के लिए वॉल्यूम बड़ी कर देते हो तो वो और ज्यादा रैंडम मोशन कर सकती है, क्योंकि उसके पास और ज्यादा स्पेस अवेलेबल है मूवमेंट के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स एंट्रोपी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और हमारे को ये समझ में आना है कि एक प्रोसेस हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसकी एंट्रोपी बढ़ रही हो। तो जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाई, गैस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो एक टेंडेंसी है अपनी एंट्रोपी बढ़ाने की, और वो जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ाया उसके पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल हुआ तो अपना एंट्रोपी बढ़ाने के लिए और फर्दर एक्सपांड कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि एंट्रोपी बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ाने से, मोल्स बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, या कोई भी सिस्टम का अगर आप देखना चाहते हो कि उसका नेचुरल डायरेक्शन क्या है, तो बस यही ऑब्जर्व करना है कि किस डायरेक्शन में जाके वो डिसऑर्डर्ड होता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में जाके वो डिसऑर्डर्ड होता है, मोर रैंडम बनता है, वही डायरेक्शन उसके लिए स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये चीज हमें समझना होगा। इस चीज को अगर हम समझ लेंगे तो हम एंट्रोपी को समझ लेंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें गिब्स फ्री एंथैल्पी की, तो इसी से एक रिलेटेड पार्ट है गिब्स फ्री एंथैल्पी, जो हमारा अल्टीमेट क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने के लिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। हम स्पॉन्टेनिटी कहीं ना कहीं एंथैल्पी से भी प्रेडिक्ट करते थे। एंथैल्पी से कैसे प्रेडिक्ट करते थे कि जनरली जिनका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आता है वो जनरली ऐसा पाया जाता है कि वो क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, जनरली, हमेशा नहीं, मगर जिनका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव रहता है वो जनरली ऐसा पाया जाता है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। फिर हमने क्या देखा कि डेल्टा एस जिनका पॉजिटिव आ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, तो वो भी जनरली क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन हमें एक अल्टीमेट क्राइटेरिया चाहिए था, हम कब कहें कि एक प्रोसेस मतलब आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस की, तो उसके लिए हमने निकालना शुरू किया गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इट इज बेसिकली, अगर मैं बात करूं, एक सिस्टम के अंदर या एक प्रोसेस के अंदर जो टोटल एनर्जी चेंज होता है वो
कुछ भी एक्स वैल्यू हो सकती है, बहुत सारा एनर्जी चेंज हो सकता है उसके अंदर, बहुत सारा एनर्जी रिलीज हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है H माइनस टी एस। व्हाट इज H? दिस इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी जो कि एक सिस्टम के अंदर आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या, ठीक है, रिलीज हो रहा है। और ये क्या है? दिस इज द यूजलेस पार्ट, दिस इज द यूजलेस एनर्जी। इसे यूजलेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारी एनर्जी जो है ये सराउंडिंग में चली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये यूजलेस एनर्जी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हुई हमारी? ये बेसिकली हुई हमारी यूजफुल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी का वो पार्ट जिसे हम कुछ काम कराने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे काम आ सकता है जो पार्ट, वही क्या कहलाता है? गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इट इज द यूजफुल एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क या इस तरीके के और भी वर्क जो रहते हैं उनको करने के काम में जो एनर्जी आती है। एक रिएक्शन में खूब सारा एनर्जी रिलीज हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, उसमें से कुछ एनर्जी जो होता है वो सराउंडिंग में लॉस हो जाता है, उसे हम कभी यूज नहीं कर पाते, ठीक है। जिस पार्ट को हम टोटल एनर्जी के जिस पार्ट को हम यूज कर पाते हैं टू डू सम यूजफुल वर्क, वही क्या कहलाता है? गिब्स फ्री एंथैल्पी। क्लियर, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे गिब्स फ्री एंथैल्पी क्या है? यूजफुल एनर्जी है। अब अगर आप इसमें डेल्टा लगा देते हैं, चेंज ले लेते हैं, तो डेल्टा जी को आप लिख सकते हैं डेल एच माइनस डेल टी एस, हाँ या ना। तो अब यहाँ पे इसको अगर एक्सपेंशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन का रूल तो पता ही था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वही बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये ऐसे तो ऐसे ही लिखा है मैंने, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंशन में लिख रहा हूँ तो बेसिकली ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कहता हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर लेते ही ये पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम बेसिकली जो गिब्स फ्री एंथैल्पी कैलकुलेट होती है, इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करते ही एस डेल्टा टी का पार्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डेल्टा जी क्या रहेगा? डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर ये डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे लेस देन जीरो आता है, मतलब अगर नेगेटिव आता है, तो हम कहेंगे ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है वो हमेशा कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डेल्टा जी जीरो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा। और ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे पॉजिटिव आ रहा है वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेकंड लॉ का पूरा स्पॉन्टेनिटी का जो फंडामेंटल है वो पता चल जाता है। सेकंड लॉ हमें यही समझा रहा है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या करेगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की वजह से बढ़ती रहेगी, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो हो रहे हैं वो सब एक सर्टेन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, और उनके होने की वजह से एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या करेगा? बढ़ता ही रहेगा। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। क्लियर? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को आप हमेशा ऐसे भी ध्यान रखें कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। और क्योंकि हम डेल्टा एस को लिखते हैं ना, डेल्टा एस को क्या लिखते हैं हम? क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। तो अब जितना हीट सिस्टम रिलीज करेगा, ये सिस्टम जितनी हीट देगा वही हीट तो कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी। तो आप अगर डेल्टा एस सिस्टम को लिखते हो क्यू रिवर्सिबल बाय टी, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो गया? माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्योंकि सारा अगर यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ है तो ये एब्जॉर्ब करेगा, हाँ या ना, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है तो यहाँ पर रिलीज होगी। अगर मैंने प्लस ले लिया तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ प्लस होगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हमेशा वैलिड है। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज delta S universe, and for a spontaneous process the delta S universe is constantly increasing, that is delta S universe is always greater than 0 for a spontaneous process. एक spontaneous process के लिए हमेशा क्या रहेगा? greater than 0 रहेगा, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी
है। क्लियर? तो ये हम ध्यान रखेंगे। दैट्स इट। इसके आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ पे आते हैं। अब थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा? थर्ड लॉ ये कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर यानी 0 केल्विन पर किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है वो 0 होती है। ठीक है? एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज 0। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है? अब यहाँ पर हमने अभी काफी सारी चीजें पढ़ी, हमको कुछ तो ये 3-4 जो फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए डेल्टा एच निकालने के लिए। ठीक है? डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर। अच्छा है, डेल्टा एच जैसे मैं लिखता हूँ फ्यूजन, ठीक है, तो अब डेल्टा एच यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्यूजन आ जाएगा। अब ये टेम्परेचर कौन सा है? ये मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर होगा। अगर मैं डेल्टा एच वेपराइजेशन कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा। तो अब ये टेम्परेचर उस सब्सटेंस के लिए क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना? तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? देन हमको यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 तरीके के ही पूछे जाते हैं। एक तो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो इन 3-4 फॉर्मूलों में किसी भी एक पर बेस्ड होता है, और दूसरा होता है जो हमारा कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर के अबव या बिलो एक सिस्टम स्पॉन्टेनियस बिहेव करेगा। ठीक है? तो वो कैसे निकालते हैं? तो देखो, डेल्टा एच, डेल्टा एच और डेल्टा जी पर कैसे डिपेंड करती है एक सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी, उसको देखिए। अगर आपके सिस्टम का डेल्टा एच नेगेटिव है और उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऐसा सिस्टम हमेशा क्या होगा? डेल्टा जी नेगेटिव ही देगा और वो हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। क्यों? क्योंकि हम डेल्टा जी को लिख रहे हैं डेल एच माइनस टी डेल्टा एच। इसको आपने नेगेटिव ले लिया, इसको आपने पॉजिटिव ले लिया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा। तो माइनस और माइनस जब ऐड होगा तो क्या मिलेगा? अल्टीमेट वैल्यू माइनस ही आएगी। तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है? अगर आपने डेल्टा एच प्लस ले लिया, ठीक है, और डेल्टा एच माइनस ले लिया, तो अगर ये प्लस ले लिया और यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव भी प्लस हो जाएगा। तो अब डेल्टा जी किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं आ सकता, ये हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। और ऐसे कंडीशन में प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। खेल है इन दोनों का, जब डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव हो या डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों नेगेटिव हो, तभी हमारा असली खेल है, या तभी उसी से हमारे को क्या मिलते हैं? क्वेश्चन मिलते हैं। अगर मैंने डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दिया और डेल्टा एच को भी पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, तो अब हम लिखते क्या है? देखो, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एच। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है? तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो डेल्टा एच 0 होगा, तो डेल एच को क्या लिखोगे? माइनस टी डेल्टा एच, और टी डेल्टा एच क्या आ जाएगा? डेल एच के बराबर आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है? इसके बराबर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि भाई टी डेल्टा एस, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है, हम क्या चाहते हैं? टी डेल्टा एस जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस में ये पॉजिटिव है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और डेल्टा एच कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव क्वांटिटी। हम चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहते हो तो उस कंडीशन में टी डेल्टा एच को किससे बड़ा होना पड़ेगा? डेल्टा एच से बड़ा होना पड़ेगा। और ऐसा कब हो सकता है? जब आपका टेम्परेचर ज्यादा रहे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो माइनस टी डेल्टा एच के डेल्टा एच से ज्यादा होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब टेम्परेचर कहां से बढ़ाना है? तो इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे आ रहा था? देखो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच को हम क्या करते हैं? 0 कर देते, डेल्टा जी 0 हो जाता। तो यहां से अगर टेम्परेचर निकालते हैं तो तुम क्या आता है? डेल्टा एच बाय डेल्टा एच। तो इस टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हमको क्या चाहिए? टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो टेम्परेचर बढ़ाना है। अब टेम्परेचर किस पोजीशन से बढ़ाना है? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से, कि अगर इक्विलिब्रियम होता तो डेल्टा एच टी डेल्टा एच के बराबर होता और डेल्टा एच बाय डेल्टा एच टेम्परेचर आता। तो इस टेम्परेचर के, क्योंकि इस पोजीशन पे तो दोनों इक्वल थे, डेल्टा एच और टी डेल्टा एच क्या थे? इस पोजीशन पर डेल्टा एच और टी डेल्टा एच दोनों इक्वल थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बढ़ जाए, क्योंकि ये नेगेटिव टी डेल्टा एच है, तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू इंक्रीज हो। अब अगर ये वैल्यू इंक्रीज करनी है तो इसमें डेल्टा एच और डेल्टा एच को मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं चेंज किसको कर सकता हूं? सिर्फ टेम्परेचर को। तो मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि डेल एच बाय डेल एस जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर लिया जाए। तो आपको कभी पूछा जाए किस टेम्परेचर के अबव या बिलो स्पॉन्टेनियस है, तो आपको ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल एच बाय डेल्टा एस होता है टेम्परेचर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उस टेम्परेचर से अबव प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उस टेम्परेचर के बिलो, डेल एच बाय डेल एस के बिलो, वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब ये पॉजिटिव थे
हम चाहते थे कि माइनस टी डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा एच आए, तो डेल एच बाय डेल्टा एच टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तब ऑटोमेटिकली टी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एच से बड़ी हो जाएगी और प्रोसेस में डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर मैं कह देता हूं कि दोनों नेगेटिव है तो अब डेल्टा एच तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गई और माइनस टी डेल्टा एच कैसी क्वांटिटी हो गई, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। अब आप चाहते हो कि माइनस टी डेल्टा एच प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो तो आप क्या चाहोगे कि माइनस टी डेल्टा एच जो है वो क्या करे, डेल्टा एच से कम आए। अब डेल्टा एच से कम आने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर किस कंडीशन से डिक्रीज करेगा, डेल एच बाय डेल एच से। तो टेम्परेचर जब डेल एच बाय डेल एच से कम होगा तो उस कंडीशन में प्रोसेस क्या आएगा, आपका स्पॉन्टेनियस आएगा। तो देखो यार यही चीज लिखिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो लो टेम्परेचर पर तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब लो टेम्परेचर क्या हो गया, डेल एच बाय डेल्टा एच से कम वाला टेम्परेचर पे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, और हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। हाई टेम्परेचर किसे बोलेंगे, डेल एच बाय डेल एच से हायर, डेल एच बाय डेल एच से हायर टेम्परेचर पे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम चाहते हैं कि टी डेल्टा एच छोटा है डेल एच से, और टी डेल्टा एच जो है वो तभी छोटा आएगा डेल्टा एच से जब टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर किससे कम होना चाहिए, डेल एच बाय डेल्टा एच से कम होना चाहिए। तो डेल्टा जी तब नेगेटिव आएगा जब लो टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, डेल्टा एच बाय डेल्टा एच से कम टेम्परेचर हो। ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और हायर टेम्परेचर में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड। अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आया, मगर थर्मोडायनेमिक्स जनरली हमारे क्वेश्चंस किस पार्ट से फ्रेम होंगे, बॉन्ड एंथैल्पी से या कभी कभी वर्क डन से, बट स्टिल हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे।